छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए सीएम का ऐलान कर दिया। कुनकुरी से जीत दर्ज करने वाले आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई, जिसके बाद अब तय हो गया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। विष्णुदेव का नाम तय होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई और वो जश्न मनाते नजर आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर नाचते नजर आए। वहीं माला पहनाकर विष्णुदेव को बधाई दी गई। जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। विष्णुदेव ने सभी का आभार जताया और मोदी की गारंटी पूरा करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम तय होने के बाद विष्णुदेव साय ने इसके लिए पीएम मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष समेत आलाकमान के सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पार्टी ने जो वादे किए हैं वो सभी वादों को पूरा करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। वहीं बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने इस फैसले पर खुशी जताई। अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। ओम माथुर ने विष्णुदेव साय को एक अनुभवी कार्यकर्ता बताया और पार्टी के लिए किए गए उनके काम की भी तारीफ की। जैसे ही विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के लिए हुआ तो उनके घर में भी खुशी की लहर छा गई। कुछ ही देर में उनके घर पर बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने पहले वहां जमकर आतिशबाजी की और फिर पूरे जोश में नाचकर इस मौके पर जश्न मनाया। वहीं उनके परिवार ने भी इसे सपने के पूरा होने जैसा बताया। पहले आदिवासी बनने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे कुनकुरी के जितने जनता है उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आपने क्या पहले सोचा था कभी कि मुख्यमंत्री बनेंगे विष्णुदेव साय जी? सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए, वो सपना हमने देखा था और आज पूरा हुआ। वहीं उनकी मां का भी इलाके के लोगों ने सम्मान किया और माला पहनाकर उनका मुंह मीठा कराया। विष्णुदेव साय की मां भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आईं। अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। विष्णुदेव साय इससे पहले भी पार्टी में बड़े पदों पर रहे, लेकिन सीएम के तौर पर नाम का ऐलान होने के बाद उनके परिवार और रिश्तेदार जमकर जश्न मनाते दिखाई दिए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान विष्णुदेव के साथ पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल को सौंपे समर्थन पत्र में विष्णुदेव साय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख है। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, इस पर औपचारिक फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। कमल को चेहरा बताकर चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का ताज जिस विष्णुदेव साय के सिर रखा, उनका संबंध आदिवासी समाज और किसान परिवार से है और एक बार सियासत में कदम रखने के बाद उनके पांव जमीन से कभी नहीं उखड़े। 21 फरवरी 1964 को जन्मे विष्णुदेव साय अभी 59 साल के हैं। जशपुर जिले के बगिया में जन्म लेने वाले विष्णुदेव साय केवल 10वीं पास हैं, जिनका सियासी सफर 1989 में बगिया गांव के पंच के रूप में शुरू हुआ और एक साल बाद 1990 में वो निर्विरोध सरपंच पद के लिए चुन लिए गए। हालांकि इसी साल 1990 में उन्हें तपकरा की जनता ने विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया और 1990 से 1998 तक उन्होंने विधायक के रूप में जनता की सेवा की। इसके बाद 1999 में रायगढ़ से बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर लोकसभा भेज दिया और साल 2006 में उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद 2009 और 2014 में भी विष्णुदेव साय रायगढ़ से सांसद चुने गए और 2014 से 2019 तक मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी, जबकि 8 जुलाई 2023 को पार्टी ने विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे काउंटडाउन के बीच ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राजस्थान के नए सीएम का नाम तय हो जाएगा।
और इसके लिए बीजेपी ने राजस्थान के अपने सभी विधायकों को जयपुर बुला लिया है। इन विधायकों की पर्यवेक्षकों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। हमारे पार्टी ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। शीघ्र ही तिथि मिलते ही विधायक दल की बैठक नियत होगी और विधायक दल की बैठक होते ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। वहीं इस बात के संकेत भी मिले हैं कि राजस्थान में इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। संभावना है कि 2 मुख्यमंत्री। इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा प्रदेश के हित में होगा और अच्छा होगा। सीपी जोशी ने दावा किया कि 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और जल्द ही सीएम का शपथ ग्रहण भी होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय होने से पहले वहां सियासी हलचल भी तेज हो गई। एक बार फिर जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास में उनके कुछ समर्थक विधायकों और नेताओं ने पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया है और इस बार सीधे सीधे वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर दी गई। इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि ये मांग सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की है। वसुंधरा राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री। सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूँ ना। फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। वसुंधरा के समर्थक बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राजस्थान के विकास के लिए वसुंधरा राजे का सीएम बनना जरूरी है। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है? ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है ही। शक्ति प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने वसुंधरा के अनुभव को राजस्थान के विकास के लिए जरूरी बताया। राजस्थान में 115 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक करे उससे पहले वसुंधरा राजे के समर्थन में हुए दूसरे शक्ति प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि इस बार सीधे वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग कर दी गई। इससे पहले नतीजे आने के ठीक अगले दिन वसुंधरा के आवास पर उनके समर्थक विधायकों ने उनसे मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन किया था। इस बीच राजस्थान के सहप्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने साफ किया कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। अब फैसला सीएम का विधायक करेंगे और केंद्र निर्देश करेगा, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। किस तरह का सीएम मिलना चाहिए, इस पे तो कुछ कमेंट करेंगे आप? राजस्थान में जिसको विधायक चाहे, जनता चाहे और हाईकमान चाहे बनना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो पिछली बार इनको 16 दिन लगे थे मुख्यमंत्री तय करने में और इनके तो यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर हाईकमान जो नाम तय कर देगा उसे सब लोग मानेंगे। राजस्थान में मिली हार पर हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान अशोक गहलोत को राहुल गांधी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। खबर है कि अशोक गहलोत ने हार के लिए ध्रुवीकरण की जो वजह बताई थी, राहुल उससे सहमत नहीं हुए और बैठक के दौरान राहुल ने इस तर्क पर सहमति नहीं जताई। अशोक गहलोत ने दावा किया था कि बीजेपी ने चुनाव का ध्रुवीकरण कर जीत हासिल की। चुनाव होता है, हमने पहले ही कहा जनता माई बाप है, ध्रुवीकरण कर दे चुनाव का, चुनाव जीत गए। हमने कहा जो भी परिणाम आएगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत के इस तर्क को खारिज करते हुए राहुल ने साफ किया कि बीजेपी चुनाव में ध्रुवीकरण करने में सफल नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस अपना 40% वोट शेयर बरकरार नहीं रख पाती, जो बीजेपी से 2% कम था। राहुल गांधी ने माना कि पुराने प्रत्याशियों को टिकट देने से युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। नए प्रत्याशियों को मौका मिलता तो दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। राहुल ने माना कि राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी थी और सरकार ने बेहतर काम किया, लेकिन अफसरशाही और बाबूगिरी के हावी होने से जनता के बीच उनका सही क्रियान्वयन और प्रसार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी कल विधायक दल की बैठक होनी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। बताया गया कि भोपाल के बीजेपी दफ्तर में यह बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बैठक में पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा भी शामिल होंगे, जिनके सामने विधायकों के दिए प्रस्ताव के बाद सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय सिंधिया का नाम भी शामिल है। अब देखना होगा कि विधायक दल की बैठक के बाद आखिर विधायक दल और दिल्ली किस नाम पर मोहर लगाती है। वहीं सीएम के नाम के ऐलान से पहले आज शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते नजर आए। करुणाधाम आश्रम में हुए यज्ञ में वो अपने परिवार के साथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पूजा पाठ की, साथ ही भजन भी गाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में दलित सम्मान समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दलित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दलित समुदाय के भाई बहनों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजघाट के पास बापू की प्रतिमा को लगाना एक सराहनीय कदम है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी लेकर बिहार के बक्सर जिला पहुंचे। इस दौरान अश्विनी चौबे गरीबों के राशन काटे जाने पर जमकर भड़के। उन्होंने बिहार सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना केंद्र सरकार चला रही है, किसकी मजाल हो गई जो गरीबों का राशन काट रहा है। ऐसे लोगों पर गरीबों का श्राप लगेगा। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में दूर दूर से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता से ध्यान दें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमुंद्री हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मायावती का उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके ही परिवार का एक शख्स है और उनका नाम है आकाश आनंद। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। रविवार को मायावती पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आकाश आनंद के साथ पहुंची और यहीं पर उन्होंने भतीजे को राजनीतिक विरासत सौंप दी। मायावती जी ने तो देखा होगा कि नहीं, अब शायद वो उस चीज में अपने आप को मजबूत नहीं पा रही होंगी या दौड़ भाग करने में उनको लगता होगा कि आज उतनी मेहनत मजबूत नहीं कर पा रही होंगी, तो उन्होंने अपने भतीजों को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। आकाश आनंद अभी तक बैकग्राउंड में रहकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने राज्य में पद यात्रा भी की थी। आकाश को युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मायावती ने आकाश को उन राज्यों में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा है जहां पर पार्टी संगठन कमजोर है। यूपी और उत्तराखंड में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी मायावती खुद संभालेंगी। मायावती ने उम्मीद के मुताबिक ही बहुजन समाज पार्टी की कमान भतीजे आकाश आनंद को सौंपी। मायावती के इस फैसले के बाद आकाश आनंद सुर्खियों में आ गए। असल में आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। बीएसपी की अध्यक्ष रहते मायावती उन्हें 2017 में राजनीति में लेकर आई और ऐसा उन्होंने राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ बातें करने के बावजूद किया। हालांकि मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को राजनीति में कभी तरजीह नहीं दी, लेकिन विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया। सबसे पहले 2017 में हुई सहारनपुर की रैली में मायावती आकाश आनंद को अपने साथ मंच पर लेकर आए, जिसे आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का मंच भी कहा गया। इसके बाद से ही उन्हें मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा। वैसे आकाश आनंद की पॉलिटिकल लॉन्चिंग के बाद से बीएसपी का प्रदर्शन हर चुनाव में खराब होता गया और 2017 के अलावा 2022 के यूपी चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ। अब बीएसपी में नए सिरे से जान फूंकने के लिए आकाश आनंद के नेतृत्व पर हर किसी की नजर रहेगी। एनडीए से अलग होने और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार का पहली बार आमना सामना गृह मंत्री अमित शाह से हुआ। दोनों की मुलाकात पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुई। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। नीतीश कुमार ने अमित शाह को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने अमित शाह को शॉल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी आना था, लेकिन दोनों नहीं आए। इसलिए इकलौते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गृह मंत्री के सामने थे। जो बात हुई मुख्य रूप से इन्हीं दोनों के बीच हुई। अमित शाह लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखते आ रहे हैं। उन्होंने बिहार में रैलियों में कई बार कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए बने इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। 3 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद 6 दिसंबर की प्रस्तावित बैठक नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह उस बैठक से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और स्टालिन जैसे कई मुख्यमंत्रियों का उससे दूरी बनाना था। लेकिन अभी चौथी बैठक को लेकर तारीख तय नहीं हुई है। हालांकि इस चौथी बैठक को लेकर कुछ चीजें साफ हो गई हैं। बताया गया कि INDIA गठबंधन की चौथी बैठक इसी हफ्ते यानी 7 से 8 दिनों में होगी, जिसमें गठबंधन के संयोजक पद पर फैसला नहीं होगा। इस बैठक में घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी और गठबंधन की इस बैठक का फोकस आपसी तालमेल पर रहेगा। चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी लोकसभा चुनाव में लेफ्ट गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए गठबंधन के चेहरे पर चर्चा को कुछ दिनों के लिए टाला जा रहा है। लेफ्ट और टीएमसी का रुख साफ होने के बाद संयोजक के नाम को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान के चलते कई जिलों में भारी बारिश हुई। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते हर तरफ बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भूस्खलन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज दिल्ली का ओवरऑल औसत AQI 314 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक तेज हवा चलने से प्रदूषण से राहत मिल सकती है। राजस्थान में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सीकर में आज का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम ड्राई होने की वजह से तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी।
यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए सैलानी पहुंचे। दिसंबर से मार्च के बीच ठंड के मौसम में संगम के किनारे ये पक्षी नजर आते हैं, जिन्हें हर साल लोग देखने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में कार और डंपर की टक्कर में 8 बारातियों की कार में जलकर मौत हो गई। मृतकों में 7 युवक और एक बच्चा है। टक्कर के बाद सेंट्रल लॉक जाम हो गया था, जिसकी वजह से कार में सवार एक भी शख्स बाहर नहीं निकल पाया और उनकी कार में ही चिता बन गई। हादसा भोजीपुरा के पास नैनीताल हाईवे पर शनिवार देर रात हुआ। एर्टिगा कार बरेली से बहेड़ी की ओर जा रही थी। कार की रफ्तार तेज थी, तभी उसका अगला टायर फटा, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर पहुंच गई। ठीक उसी वक्त सामने से 16 टायरों वाला डंपर ट्रक आ रहा था। कार उससे टकरा गई। डंपर भी तेज स्पीड में था। वो कार को 15 से 20 मीटर तक घसीटते हुए दूर ले गया, जिससे कार में आग लग गई। देखते देखते आग ने डंपर को भी चपेट में ले लिया। 7 एडल्ट और एक बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है। इनको भेजा गया है पीएम के लिए। कार में आग लगने के बाद उसका सेंट्रल लॉक जाम हो गया और सभी 8 लोगों की कार में ही जलकर मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां आ जा रही थी। टक्कर के बाद कार में लगी आग को बुझाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि चश्मदीदों की माने तो टक्कर होते ही चंद सेकंड में कार और डंपर दोनों में आग की लपटें उठने लगी। कार में बंद लोग छटपटाते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त कार के सभी दरवाजे लॉक थे, शीशे भी बंद थे। सभी कार के अंदर चीख रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग दरवाजे होने की वजह से न तो शीशे खुल पाए और न ही दरवाजा खुला। गाड़ी सेंट्रल लॉक की तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई। राहगीरों ने भी कार सवारों को बचाने की कोशिश की, मगर तब तक कार आग का गोला बन चुकी थी। लोगों ने अंदर से शीशे तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मजबूत चीज हाथ नहीं लगने की वजह से वो शीशा नहीं तोड़ पाए। डंपर में बैठे ड्राइवर ने तो आग लगते ही कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से कार का सेंट्रल लॉक भी जाम हो चुका था। आग लगने के बाद कार खाक होकर कबाड़ में बदल चुकी थी। डंपर के आगे का हिस्सा भी जल गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली नैनीताल हाईवे पर और आपको दिखाऊंगी कि आग की गाड़ी है जिसमें जो है एक ट्रक से टकरा गई और उसके बाद जो है हादसा हुआ है और हादसे में जो है 8 लोग जिंदा जलकर मौत हो गई। कार में सवार लोग कंकाल में तब्दील हो चुके थे। ड्राइवर सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसी हालत में कार में उसका कंकाल मिला। हमने कुछ बेल्टों से पहचान करी है, कुछ चैन से पहचान करी है और ड्राइवर साहब का जो था वो सीट बेल्ट कवर लगा हुआ था, तो उस पर बॉडी पे कागज लगा हुआ था। इन लोगों ने निकाला। शुरू में कार की पहचान करने में मुश्किल हुई, क्योंकि कार पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन इत्तेफाक से हादसे की जगह से महज 50 कदम की दूरी पर कार का बम्पर और नंबर प्लेट टूटा पड़ा मिला, जबकि कार रॉन्ग साइड में चल रही थी। नंबर प्लेट से कार की पहचान हुई। 4 साल के बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बड़ा बयान दिया। नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों की वकालत करते हुए करगिल युद्ध में पाकिस्तान की गलती कबूल कर ली। नवाज शरीफ ने लाहौर में कहा कि उन्हें सन 1999 में सत्ता से इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के करगिल प्लान का समर्थन नहीं किया। यही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने PMLN के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। नवाज भले ही आज भारत से दोस्ती की वकालत करते नजर आ रहे हों, भले ही वो करगिल युद्ध को गलत फैसला करार दे रहे हों, लेकिन ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने पहले कहा था कि उन्हें मुशर्रफ के करगिल प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लिहाजा सवाल यह है कि करगिल युद्ध पर नवाज शरीफ इतना बड़ा कबूलनामा कैसे कर चुके हैं? क्या नवाज शरीफ को डर नहीं लगा कि इस बयान के बाद सेना उनका एक बार फिर से वही हश्र कर सकती है जैसा 1993 या फिर 1999 में किया था? पाकिस्तानी पत्रकारों की माने तो नवाज शरीफ ने भारत से दोस्ती की बात और करगिल युद्ध को लेकर जो कुछ भी कहा वो खुद से नहीं कहा, बल्कि उन्हें ऐसा कहने को कहा गया होगा। अब सवाल यह है कि शरीफ को भारत का नाम लेकर शराफत की बातें करने के लिए किसने कहा? क्या सेना ने ऑर्डर दिया? और अगर सेना ने ऑर्डर दिया है तो उसने किसके कहने पर ऐसा किया? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तानी सेना का अपना कोई दीन ईमान नहीं है। वो अपने फायदे के लिए कभी अरब देशों, कभी चीन तो कभी अमेरिका के सुर में सुर मिलाने लगती है। संविधान के आर्टिकल 370 में बदलाव करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार के फैसले को कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। मैं जो बिल लेकर हालांकि केंद्र सरकार संसद के अंदर और बाहर कई बार ये दावे कर चुकी है कि संविधान से मिले हक के मुताबिक ही ये बदलाव किए गए, लेकिन विपक्ष से लेकर कई याचिकाओं के जरिए संसद के इस अधिकार पर सवाल खड़े किए जाते रहे। तमाम विवादों के बाद अब देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, तो बीजेपी इसे लेकर बेहद आश्वस्त नजर आई। हालांकि जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े कुछ दल केंद्र सरकार के फैसले को संविधान विरोधी बताते दिखे। जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा
ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में 16 दिनों तक चली बहस के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जबरदस्त बहस हुई थी। तब याचिकाकर्ताओं ने अस्थायी प्रावधान को स्थायी में बदलने का दावा किया था, जबकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि आर्टिकल 370 को हटाने में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। ट्रैफिक जैम की बढ़ती समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए हिमाचल सरकार ने शिमला में रोपवे ट्रांसपोर्ट को विकसित करने का फैसला किया है। वन विभाग की इजाजत मिलते ही अगले साल से इस पर काम शुरू हो जाएगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मुताबिक शिमला में एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनेगा, जो तारा देवी से लेकर संजौली तक 13.55 किलोमीटर का रज्जू मार्ग होगा। अभी अमेरिका में 32 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे है। शिमला में बनने वाले इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में 3 लाइन्स और 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। रोपवे के इस प्रोजेक्ट पर 1,555 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए एनडीबी के साथ टाई अप किया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर चीन में है। इसमें 20% प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी होगी, जबकि 8% लोन और 72% ग्रांट होगी। रोपवे में सफर करने वालों को बस किराए के बराबर ही पैसे खर्च करने होंगे। बताया गया कि शुरुआत में 220 केबिन बनेंगे और फाइनल प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने पर इसमें 660 केबिन होंगे। यानी कि प्रदेश सरकार लोन और ग्रांट के जरिए इसका निर्माण करेगी और ये रोपवे शिमला में जो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है उसको दूर करने में मदद देगा और यात्रियों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बस के किराए के जितना ही खर्च करना पड़ेगा। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 220 केबिन शुरुआत में बनाए जाएंगे और फाइनल प्रोजेक्ट जो बनकर तैयार होगा उसमें इसमें 660 केबिन बढ़ाए जाएंगे। शिमला के इस रोपवे प्रोजेक्ट में एक केबिन में 8 से 10 पैसेंजर बैठ सकेंगे। इस रोपवे के जरिए तारादेवी संजौली रोपवे को जोड़ा जाएगा और परवाणु से शिमला के लिए 38 किलोमीटर का विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। इसके लिए 6,800 करोड़ की लागत से शिमला परवाणु प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों कथित शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को शनिवार रात पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। जबकि इन दोनों शूटर्स को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने और उनकी मदद करने वाले उधम सिंह नाम के शख्स को भी पुलिस ने दबोच लिया। 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी होटल में फर्जी पहचान पत्र के जरिए रुके थे। होटल में रुकने के लिए आरोपियों ने अपना नाम देवेंद्र कुमार, जयवीर सिंह और सुखवीर सिंह बताया था। शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ जयपुर से सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ से डबल डेकर बस में बैठकर दोनों शूटर धारूहेड़ा पहुंचे। धारूहेड़ा से उन्होंने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो लिया। रेवाड़ी से दोनों शूटर हिसार पहुंचे, जहां उन्हें उधम सिंह मिला। उधम सिंह के साथ दोनों शूटर मनाली और मंडी गए। शनिवार शाम को शूटर्स अपने मददगार उधम सिंह के साथ चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पहले होटल के नीचे बने हाथे में शराब पी और फिर कमरा नंबर 105 में रुक गए। लेकिन पिछले 5 दिनों से इनकी तलाश कर रही पुलिस को इनकी भनक लग गई। दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार रात लगभग 8:30 बजे चंडीगढ़ के होटल में दबिश दी और गोगामेडी हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर समेत 3 लोगों को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शूटर से पूछताछ की, जिसके बाद राजस्थान पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को अपने साथ लेकर जयपुर पहुंची। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ, जबकि आरोपियों ने बता दिया कि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार कहां छिपाए। इसके अलावा आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी किए। जानकारी के मुताबिक शूटर नितिन और रोहित को हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों शूटर्स का गोवा जाने का प्लान था। गोवा के बाद दक्षिण भारत के इलाकों में 20 दिनों तक छिपना था, जबकि इसी दौरान पासपोर्ट और इनके विदेश जाने का इंतजाम होना था। लेकिन इससे पहले कि ये फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत से बाहर निकल पाते, पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दरअसल दोनों सीसीटीवी की नजर में आ गए। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को हिसार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में देखा गया। दोनों शूटर्स में से एक ने शॉल ओढ़ रखी थी और दूसरे ने ब्लैक कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। वहीं आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या अचानक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। करीब 1 हफ्ते पहले गोगामेडी को मारने की प्लानिंग की गई थी और इसका मास्टरमाइंड था लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रोहित गोदारा। रोहित गोदारा ने कनाडा में बैठकर गोगामेडी के मर्डर का प्लान बनाया और इसे अमली जामा पहनाने का जिम्मा सौंपा अपने राइट हैंड वीरेंद्र चारण को। वीरेंद्र चारण ने हत्या की प्लानिंग की, शूटर्स तैयार किए, उन्हें हथियार मुहैया कराए और हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। जबकि हत्या करने के बाद भी शूटर्स लगातार चारण से बातचीत करते रहे। यही नहीं, वो वीरेंद्र चारण ही था जिसने उधम सिंह को शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी की मदद के काम में लगाया। हालांकि उधम सिंह नितिन फौजी के साथ फौज की तैयारी कर चुका है, लेकिन पिछले 4 साल से संपर्क में नहीं था।
अब सवाल यह है कि वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गोगामेडी की हत्या करने के लिए कैसे तैयार किया। सवाल यह भी कि दोनों शूटर्स रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण के संपर्क में कैसे आए। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र चारण की रोहित और नितिन से जेल में मुलाकात हुई, जहां उसने इन दोनों का ब्रेन वॉश किया और गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए इन्हें तैयार किया। रोहित राठौड़ रेप केस में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद था, जहां रोहित की मुलाकात बिश्नोई गैंग के वीरेंद्र चारण से हुई। रोहित ने पूछताछ में बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सुखदेव से नाराज था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए उसे तैयार कर लिया। रोहित राठौड़ के बाद वीरेंद्र चारण ने नितिन फौजी को अपना मोहरा बनाया। दरअसल नितिन फौजी दोबारा सेना में नौकरी नहीं कर सकता था। उस पर महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज था, लिहाजा नितिन विदेश जाकर सेटल होने की फिराक में था। ऐसे में रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण ने उसका फायदा उठाया। चारण ने नितिन फौजी को विदेश में सेटल कराने का भरोसा दिया, लेकिन उसने नितिन से इसके बदले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने को कहा। नितिन फौजी ने वीरेंद्र चारण की बात मान ली, जिसके बाद वीरेंद्र ने अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटर्स यानी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को जयपुर में हथियार भिजवाए और पूरी रेकी करने के बाद शूटर्स ने 5 दिसंबर को इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार डाला। मेक इन इंडिया की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया की अपील की, तो इसकी एक खास वजह है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल विदेश में शादियों पर भारतीय 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वेड इन इंडिया पहल से सालाना इतनी बड़ी रकम को देश से बाहर जाने से बचाया जा सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का भी अनुमान है कि भारत के लोगों के सालाना करीब 5000 शादियां विदेश में होती हैं, जिनमें 75,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च होता है। ऐसा तब है जब देश के विभिन्न राज्यों के करीब 100 प्रमुख शहरों में बेहतरीन लोकेशंस हैं। इन 100 शहरों में 2000 से ज्यादा ऐसे बेहतरीन स्थान हैं जहां विदेश की तरह शादियां की जा सकती हैं। इनमें गोवा, मुंबई, जयपुर, उदयपुर, चेन्नई, दिल्ली जैसी जगह हैं। यहां मध्यम से लेकर बड़े बजट तक की शादियां की जा सकती हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अगर विदेश में होने वाली शादियां भारत में होती हैं तो इससे एक बड़ा कारोबार देश में ही रह सकता है। साथ ही शादी उद्योग को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत ने बीते कुछ साल में एक शादी उद्योग में मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से राम मंदिर निर्माण कार्य की नई तस्वीरें जारी की गई। राम मंदिर की ये नई तस्वीरें मंदिर के गुंबद की हैं, जिसमें कारीगरों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कलाकारों ने गुंबद में कई तरह के सुंदर और आकर्षक फूलों की आकृतियों को उकेरा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जिला प्रशासन और निर्माण संस्था के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान यात्रियों को मंदिर में दर्शन कराए जाने की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 25 दिसंबर तक सभी कार्य लगभग पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काशी के वैदिक विद्वान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए 20 जनवरी से रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु 23 जनवरी से दर्शन कर पाएंगे। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए करीब 300 राम भक्तों का जत्था मुंबई से सटे मीरा रोड से पदयात्रा करते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सभी भक्त रामलला के दर्शन के लिए करीब 1600 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस दौरान भक्तों को शुभकामनाएं देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर और दफ्तरों पर इनकम टैक्स के छापे आज 5वें दिन भी जारी रहे। अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। और सबसे ज्यादा बरामदगी ओडिशा के ठिकानों से हुई है और ओडिशा के बलांगीर में जब्त किए गए नोटों का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो बैंक के अंदर का है, जहां छापे के बाद बरामद कैश को लाया गया। बैंक के अंदर टेबल्स पर नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। नोट गिनने के लिए कई लोगों को एक साथ लगाया गया है। ज्यादातर करेंसी नोट 500 रुपए के हैं और पैसे लगातार ओडिशा में सरकारी बैंक की शाखाओं में जमा किया जा रहा है। झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक नोटों की इन गड्डियों को गिना जा रहा है। पैसे इतने हैं कि गिनती कब तक जारी रहेगी कोई नहीं जानता है। गिनती करते करते मशीनें भी जवाब देने लगी हैं, लेकिन इतना सारा पैसा आया कहां से, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। नोटों की गिनती में तेजी लाने के लिए एसबीआई को अतिरिक्त मशीनें मंगानी पड़ी। काली कमाई के करारे नोट्स की काउंटिंग में इनकम टैक्स के कर्मचारियों के साथ साथ 40 मशीनें लगी हुई हैं। मशीन अभी यूज में है, 25 मशीन यूज में है। ओडिशा में एसबीआई के रीजनल मैनेजर के मुताबिक बैंक में लाए गए 176 बैगों की गिनती आज पूरी कर ली जाएगी। 176 बैग्स, 140 बैग्स कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग, और 36 बैग्स जो है, 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक सहित 3 बैंकों के कर्मचारियों को भी नोट गिनती में लगाया गया है। उसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट फिगर तो नहीं है मेरे पास, बट काफी लोग हैं उसमें। हाँ, अराउंड उसके आसपास ही 89। एसबीआई की बैंक शाखा में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है।
इनकम टैक्स अधिकारियों को लगता है कि कुल जब्ती 350 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। ज्यादातर जब्त पैसे ओडिशा से ही बरामद हुए हैं, इसलिए आज 5वें दिन इनकम टैक्स अधिकारियों ने बलांगीर में रेड जारी रखी। और धीरज साहू के परिजनों से जुड़ी कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के फैक्ट्रियों पर छापे मारे। फैक्ट्री में सन्नाटा छाया हुआ है। फैक्ट्री में ज्यादातर कर्मचारी नजर नहीं आए। सीआईएसएफ के जवान फैक्ट्री के अंदर तैनात हैं। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बौद्ध डिस्टिलरीज की एक समूह कंपनी है जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी हुई है। 300 करोड़ की ज्यादातर रकम ओडिशा के बलांगीर में हुई छापेमारी में बरामद हुई है। बलांगीर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जबकि बालागीर के ही एक ठिकाने से 150 से ज्यादा बैग जब्त किए जाने की चर्चा है। धीरज साहू का आवास लोहरदगा में भी है, जहां से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद होने की खबर है। इस बीच ओडिशा के बलांगीर में इनकम टैक्स के अधिकारी एक आरोपी बंटी साहू को लेकर एसबीआई बैंक पहुंचे, जहां नोटों की गिनती हो रही है। कुछ देर बाद इनकम टैक्स के अधिकारी बंटी साहू को बैंक से वापस अपने साथ ले गए। वहीं 5वें दिन झारखंड की राजधानी रांची में भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने धीरज साहू के बंगले पर रेड जारी रखी। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारी साहू के बंगले पर रहे और सुबह होते ही अपना काम चालू कर दिया। अब एजेंसी ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग को पता चला कि कंपनी के कर्मचारी नोटों और कंपनी के कुछ कागजात को फाड़कर फेंक रहे हैं। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली थी। ये ठिकाने 3 सूबों के अलग अलग शहरों में हैं। झारखंड के रांची और लोहरदगा के साथ ओडिशा में बलांगीर और संबलपुर और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि हार्ड कैश के साथ ही जेवरात भी जब्त किए गए हैं। शनिवार को धीरज साहू के रांची में रेडियम रोड स्थित आवास से इनकम टैक्स की टीम 3 सूटकेस लेकर निकली थी। माना जा रहा है कि इन सूटकेसों में जेवरात भरे पड़े हैं, जो अब इनकम टैक्स के कब्जे में हैं। जी न्यूज़।